है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी, मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। अरे ऐसा हुआ क्या कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई अपनी पढ़ाई को। जितना टाइम मुझे मिला तो मैंने पढ़ाई में ही लगाया, तो मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए कि मैं आपको क्लास नहीं दे पाई, आपको नोट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आपका एकदम वार्म वेलकम है मेरे चैनल पे। फिर से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। देन मैंने आज सोचा कि मैं आपको क्लास की नोट्स तो प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारी 2 दिन पहले क्लास हुई थी तो हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी। इसका चैप्टर फर्स्ट मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति हमारा स्टार्ट हो गया था। और थोड़ी आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, तो आप प्लीज़ ईयरफोन या ईयरबड्स का यूज़ करें। मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है और थोड़ी सी तबीयत की वजह से भी मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन चली गई, तो ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, कि पहले वस्तु मुद्रा आई थी, फिर धातु मुद्रा आई थी, फिर कागज मुद्रा, निकट मुद्रा, प्राचीन मुद्रा, डिजिटल मुद्रा, फिर अभी क्रिप्टो करेंसी जो कि हमारे भारत में भी लॉन्च कर दी अपनी खुद की। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब इसके बाद आज हम देखेंगे मुद्रा के कार्य देखेंगे, मुद्रा के गुण देखेंगे, मुद्रा के दोष देखेंगे। होगा तो ग्रेशम का नियम देखेंगे, नहीं तो इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। तो आज हम मुद्रा के कार्य देखते हैं। तो मुद्रा के कार्य मतलब कि मनी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसमें होते हैं पहले प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत होता है विनिमय का माध्यम, जो मुझे आपको पता है एक्सचेंज, जिससे हम पैसे कुछ भी देके पैसा कुछ भी ले सकते हैं, मतलब पैसा देके कुछ भी ले सकते हैं। नंबर सेकेंड होता है मूल्य का मापक, कि मतलब कि 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना होगा, 50 रुपये होगा। उसमें ऐसा नहीं होता है वस्तुओं की, जैसे कि 50 आलू दो, कि 1 किलो आलू दो, कि 2 किलो के टमाटर के बराबर 3 किलो आलू, इससे कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो ये एक विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का अच्छा माध्यम और मूल्य का मापक होता है। ये 2 इसके प्रमुख कार्य होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक कार्य कहा जाता है। गौण कार्य सेकेंडरी कार्य होते हैं। इसमें स्थगित भुगतानों का मापन होता है, जैसे कि हम किसी से उधार लेते हैं, तो उधारी का भुगतान करने के हम बोल देते हैं कि हमने 1000 रुपये उधार लिए, तो हम तुझे 1 महीने में लौटा देंगे, तो 1000 रुपये हम लौटा सकते हैं। लेकिन किसी से अगर हमने 5 किलो गेहूँ लिया और आज उसका भाव कुछ और है और 1 महीने बाद उसका भाव कुछ और हो जाएगा, तो फिर या तो फिर खरीदने वाले को नुकसान होगा, फिर बेचने वाले को नुकसान होगा। तो स्थगित भुगतानों का मापन मतलब उधारी की लौटाना भी उचित हो जाता है। मूल्य का संचय, जैसे हम पैसा को सेविंग कर सकते हैं, लेकिन गेहूँ टमाटर वगैरह इन चीज़ों को सेविंग नहीं कर सकते। इनको सेविंग करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और मूल्य का हस्तांतरण मतलब कि भाग भुगतानों का आधार, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम पैसे इधर से उधर, मतलब ज़्यादा जैसे धातु वगैरह की मुद्रा होगी, वस्तुओं की मुद्रा, तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन पैसे होंगे तो हम आराम से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। आजकल तो जो डिजिटल करेंसी, इनको तो आराम से आप अपने फ़ोन में रख के ही, प्लास्टिक करेंसी, डिजिटल करेंसी अपने आप फ़ोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से आप एक दूसरे को एक फ़ोन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और नंबर 3 हमारे आकस्मिक कार्य देखेंगे हम। तो हमारे जो गौण कार्य आपको समझ में आ गया, जो कि हमारे उधारी का भुगतान करते हैं, मूल्य का संचय करते हैं और मूल्य का स्थानांतरण करते हैं। और आकस्मिक कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि साख का आधार, मतलब कि लोन की गारंटी होती है, कि लोन मिलता है आपको, लोन ले सकते हो आप, बैंक में जाके किसी से लोन ले सकते हो, कोई लोन दे सकते हो, आप पैसे को रख सकते हो उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद आय के वितरण में सहायक होता है, कि नहीं साख का आधार के मतलब आपको समझ में आता है। तो आपको पता होगा, आप जब लोन लेने जाओगे तो आपको क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है, कि आपने कहीं से लोन तो नहीं लिया, आपके कितने पैसे कमाते हो आप अकाउंट में, आपको कितनी सैलरी हर महीने इंक्लूड होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, बैंक वाले जो गरीब होते हैं उनको लोन ही नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते, उनके हर महीने पैसे नहीं आते। लेकिन जो करोड़ों में सैलरी कमाते हैं उनके तो सामने से बैंक वाले फ़ोन लगाते हैं कि आप हमारे बैंक से लोन ले लीजिए, हमारे बैंक से लोन ले लीजिए। तो क्या कहते हैं, तो ये सब है साख का आधार पर होती गारंटी होती है एक तरह से। आय के वितरण में सहायक होता है, जैसे कि हम अब किसी को सैलरी देते हैं, हमारे यहाँ कार्य करते हैं वर्कर वगैरह, तो उनको सैलरी भी हम आसानी से प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। पूंजी की तरलता में वृद्धि होती है, क्योंकि तरलता आप होती है लिक्विडिटी, मतलब जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा उसकी लिक्विडिटी होगी। तो आप जानते हो, तो पूंजी तो मनी तो पैसा तो ऐसा होता है कि जो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फटाफट से मतलब उसको आप अंदर नहीं रखते हो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफ़र करते रहते हो। बैंकों में जितना ज़्यादा होता है, बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, तो बैंकों में जितना ज़्यादा होता है उतना उसका ज़्यादा फ्लो होता रहता है, क्योंकि बैंक हमारा पैसा लेकर दूसरों को लोन में देगा, फिर दूसरों का लेकर तीसरे को लोन में देगा। इस तरह से तो उसकी तरलता काफ़ी अधिक हो जाती है। इच्छा की भी वाहक भावी निर्णय लेने में सहायक होता है, जैसे कि हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ खरीद पाए, हम तुरंत खरीद सकते हैं। और भावी निर्णय की, जैसे कि भविष्य में हमें कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, और भविष्य के निर्णय हम तुरंत ले, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम आराम से ले सकते हैं, ठीक है। शोधन क्षमता की गारंटी अथवा दिवालियापन का आधार, कि शोधन क्षमता की गारंटी और दिवालियापन का आधार, कि हम जानते हैं कि लोग दिवालिया कैसे होते हैं। पैसे होते हैं तो पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर मार्केट में डालते हैं, कहीं पर भी डालते हैं, वो चाहे वो शेयर मार्केट बूम और मतलब कि वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो दिवालिया भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं उनके पैसे। तो ये दिवालियापन का आधार भी हो जाएगा और शोधन क्षमता की गारंटी मतलब कि बूम भी हो जाएंगे, ठीक होता है, ओके।
ओके। उसके बाद आते हैं मुद्रा के गुण में। मुद्रा के गुण के अंतर्गत सबसे पहले होता है प्रतिस्थापित। इसकी व्यक्तिगत इकाई परस्पर प्रतिस्थापन के लिए समय हुई हुई, जैसे कि प्याज टमाटर, कि हम इसे एक स्थान मतलब कि जो इकाइयाँ होती है जो वो उनको प्रतिस्थापित किया इसने, कि प्याज टमाटर के बदले हम पहले कुछ खरीदते थे बेचते थे, लेकिन उनको प्रतिस्थापित करके हम मुद्रा को लेके आए। ठीक है। स्थायित्व बार बार उपयोग करने में सक्षम होती है, कि इसमें एक स्थायित्व होता है कि हम जैसे कि एक बार प्याज लिए तो हमने उसको यूज़ कर लिया, तो प्याज के आधार पर टमाटर वाला लेने वाले ने टमाटर को यूज़ कर लिया, तो अब वो उनको यूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने किसी से 500 रुपये लिए तो 500 रुपये हमसे हम किसी और को दूसरी जगह दे, वो दूसरा आदमी भी 500 रुपये से फिर कुछ और खरीदेगा, फिर वो तीसरा आदमी भी उस 500 रुपये से फिर कुछ और खरीदेगा। तो इसमें स्थायित्व होता है। ठीक है। सुहाव्यता, आसानी से लाया और ले जाया सकता है, कि जैसे कि इस से दूसरे मैंने आपको बताया था आसानी से अपन उसको अपने साथ पास रख के ट्रेवल कर सकते हैं। विभाज्यता, छोटे हिस्सों में तोड़ना सरल हो जाता है, जैसे कि हम 100 रुपये के छुट्टे चढ़ाने चले जाते हैं, 500 रुपये के छुट्टे करवाने चले जाते हैं, तो तोड़ना आसान होता है। मूल्य की स्थिरता के अंतर्गत कि इसके मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं 500 के रुपये की वैल्यू 500 रुपये ही होगी, 1000 रुपये की वैल्यू 1000 रुपये होगी। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि 1 किलो टमाटर का भाव आज कुछ और तो बाद में कुछ और हो जाएगा। तो उधार सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कुछ बाहर कुछ गाड़ी वाले की प्रॉब्लम आ गई थी गाड़ी में, तो उस वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ठीक है, अपन कहाँ थे कि अब ये शायद यहाँ विभाज्यता का हो गया था। मूल्य की स्थिरता से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ से आने के बाद शायद आवाज़ आने लग गई थी। ठीक है। तो मूल्य की स्थिरता के अंतर्गत क्या होता है कि इसके मूल्य में उतार चढ़ाव नहीं होता है, जैसे कि हम आराम से देख सकते हैं कि 500 रुपये की वैल्यू 500 रुपये रहेगी, जैसे कि 1 किलो टमाटर की वैल्यू, लेकिन वास्तव में क्या होता था, टमाटर की वैल्यू आज कुछ और है तो 10 दिन बाद कुछ और हो जाएगी, 20 दिन बाद कुछ और हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर 500 रुपये का नोट हो तो उसकी वैल्यू 500 रुपये ही रखेगा, वो चाहे कितने ही साल हो जाए, कितने ही बरस हो जाए, कितना ही समय हो जाए, वो क्यों अपनी वैल्यू 500 रुपये स्थायित्व के साथ अपनी उतनी ही वैल्यू रखेगा। ठीक है। और अब आता है मुद्रा के दोष के अंतर्गत। मुद्रा के दोष के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था असमानता, धनी और निर्धन वर्ग, मतलब कि अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि वो सेविंग करता जाता है, उसके अकाउंट्स बढ़ते जाते हैं, तो वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है और उन पैसों को डबल करता जाता है। पैसों से ही पैसा बनता है, कहते हैं ना पैसों से पैसा बनता है, तो उनके पास पैसा ऑलरेडी होता है, तो अमीर और अमीर हो जाते हैं। गरीबों के पास पहले पैसा नहीं होता है, तो फिर इस पैसों से कैसा पैसा बना, वो मजदूरी करते, दिन क्या गुजारा करते, बस यही करते हैं। तो ये होता है मुद्रा का दोष सबसे पहले। और पूंजीवाद का दोष होता है। पूंजीवाद मतलब कि हम देखते हैं कि जो मार्केटलिज्म मतलब पूंजीवाद के ऊपर जो जिसमें मतलब पूरा ही नियंत्रण मार्केट के ऊपर होता है, बाजार के ऊपर होता है, कि बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर मतलब कि ये चीज़ महंगी सस्ती वगैरह सब पूरा बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें दोष पूंजीवाद का दोष मतलब सबसे ज़्यादा इसमें पटकता है। ठीक है। नैतिक पतन होता है। नैतिक पतन के जैसे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ता है, कि लोग अब पैसा लेंगे, मतलब कि अगर पैसा होगा तो जैसे कि टमाटर वगैरह, तो फिर उस समय जैसे कुछ कार्य करवाना होगा तो नेता लोग वगैरह जो होते हैं ना वो पैसा लेते हैं, पैसे वगैरह खाते हैं, तो वो नैतिक पतन होता है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होती है। और मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपूर्ति कम हो और मांग ज़्यादा हो, तो पहले तो टमाटर कम है लेकिन उसकी मांग ज़्यादा है, तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, वो टमाटर वाला अपने महंगे भाव बढ़ा देगा, तो उससे मुद्रास्फीति आ जाएगी। और मुद्रा संकुचन मतलब कि अगर आपूर्ति जी ज़्यादा है और मांग कम है, तो उसे पैसे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उससे मुद्रा संकुचन हो जाएगा। उसके बाद ऋणग्रस्तता में वृद्धि और व्यय की प्रवृत्ति, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, पैसा आएगा हाथ में और वो अंडे शंडे पैसे खर्च करेंगे, जैसे कि जो ज़रूरत की चीज़ भी नहीं होगी वो ज़रूरत की चीज़ें भी वो खरीद लेंगे, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा उस चीज़ का। और अपव्यय में वृद्धि होती चली जाएगी, जैसे कि आज लोगों के पास आज किसी के पास 5 लाख रुपये, उसने लोन पे पैसा लिया, तो वो उसको उड़ाता जाएगा, उसको पैसे दिखेंगे अपने पास तो वो उसे उड़ा जाता है। इससे प्रवृत्ति होती है लोगों के अंदर, तो ये वाली प्रवृत्ति के कारण उनके जो ऋण में भी वृद्धि होती चली जाएगी और प्लस उसमें के अपव्यय में भी अपव्यय की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, जैसे कि और ज़्यादा लोन में डूबता चला जाएगा। तो आज हमने देखा है कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। मुद्रा के गुण भी देखिए, मुद्रा के दोष भी देखिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करना। आपको मतलब इतना ही लिखना है, केवल इस मतलब कि जो फ्रंट चीज़ें होती है उसको लिख लीजिए, उसके अंदर आप खुद अपने अंदर से अगर आपको जहाँ जिस जगह लगता है कि यहाँ पे मैं इस लाइन को मैं समझ नहीं पा रहा, तो उसके ब्रैकेट में मुझे कुछ लिख दीजिए। जैसे कि मैं इनको समझ नहीं पाती तो मैंने इनके ब्रैकेट में कुछ लिख दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ किस चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद मैं आराम से उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से करना है। और ठीक है, तो आप इस तरह से नोट्स बनाइए और मेरे साथ साथ नोट प्रिपेयर करते जाइए। मेरे भी नोट्स चल रहे हैं अभी, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं भी आपसे कुछ ही 2-4 पेज और मतलब कि 2-3 चैप्टर होंगे जो मैं आगे चल रही हूँ बस, तो मैं करती जाती हूँ और आपको भी इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हूँ। मैं बुक से नोट्स मतलब जहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर बुक से लेना होता है तो बुक से कुछ मॉडिफाई कर लेती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है तो क्लासेस से कुछ लिखते रहती हूँ। मतलब स्पेशली मैं क्लासेस से ही बनाती हूँ
हूँ नोट्स, पर मुझे बुक से इसमें कुछ मॉडिफाई ज़रूर करती हूँ। मतलब मुझे और ज़्यादा इसको कुछ करना होता है तो मैं बुक्स वगैरह से इनमें कुछ लिख देती हूँ, ताकि वो नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मेरे नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर हो, और कम शब्दों में मैं ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई होप अगर मैं करवा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसी तरह पढ़ते रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। मेरा मोटिव है आपको हेल्प करना, अब आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।